चैप्टर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम के सवाल और जवाब देखेंगे। पहला है, इन फ्रीक्वेंसीज में आपको बताना है कौन सा सबसे सुटेबल होगा बियॉन्ड द हॉरिजॉन कम्युनिकेशन के लिए। और स्काई वेव है, यानी कि ये जाएगा और आयोनोस्फीयर जो हमारा एक पार्ट है आपके एटमॉस्फेयर का, एक लेयर है, वहां से ये वापस आना है। तो कौन सा सबसे सुटेबल होगा? उत्तर इसका है 10 मेगाहर्ट्ज। बाकी क्यों नहीं है इसको देखते हैं। अगर आप बियॉन्ड हॉरिजॉन कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो जरूरी ये है कि सिग्नल वेव ये लंबी दूरी ट्रैवल करे। 10 किलो हर्ट्ज जो है बहुत ही वीक, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है और इस कारण से आप इसको एफिशिएंटली नहीं भेज पाएंगे। एंटीना साइज भी बहुत बड़ा होगा। 1 गीगाहर्ट्ज या उसके ऊपर अगर आप इस यहां तक जाएंगे 100 गीगाहर्ट्ज तक, तो इसमें दिक्कत ये है कि ये इतना हाई फ्रीक्वेंसी है, ये आयोनोस्फीयर को भेज जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। 10 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है वो आराम से आपके आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होगी और वापस आएगी। इसका मतलब जो सिग्नल वेव है इन फ्रीक्वेंसी की बहुत बढ़िया है अगर आपको बियॉन्ड द हॉरिजॉन कम्युनिकेशन करना है तो। फ्रीक्वेंसी जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूएचएफ रेंज में है वो नॉर्मली आप प्रोपोगेट किस मीन से करती है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं। उसका उत्तर है स्पेस वेव्स। क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है ना ये ट्रैवल कर सकती है ट्रेजेक्टरी, अगर ग्राउंड की ट्रेजेक्टरी देखी जाए ना तो ये इस तरीके से ट्रैवल कर सकती है और ना ये आयोनोस्फीयर से टकरा के वापस आ सकती है। तो जो सिग्नल जिसमें यूएचएफ हो यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है उसको हम प्रोपोगेट कैसे करते हैं? लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। बल्कि ये ज्यादा कुछ है नहीं, ये तो स्पेस वेव की ही बात होगी, तो इसलिए इसको स्पेस वेव प्रोपोगेशन या स्पेस वेव्स के माध्यम से भेजते हैं। डिजिटल सिग्नल आपको क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे हैं। डू नॉट प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज, आपको कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यू नहीं देते। डिस्क्रीट सेट स्टेप्स दिखाते हैं। बाइनरी सिस्टम यूटिलाइज करते हैं या डेसिमल या बाइनरी दोनों इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इसमें ट्रू है? अब देखिएगा, इसका उत्तर है सी। एक डिजिटल सिग्नल 0 या 1 देता है, मतलब 0 या 1 पे बाउंड होता है और इसके थ्रू हमारा सिग्नल ट्रांसफर होता है। तो ये जो सिस्टम है डेसिमल सिस्टम करस्पॉन्ड करता है एनालॉग सिग्नल को, तो इसको तो यूज नहीं करेगा। डिजिटल सिग्नल डिसकंटिन्यूअस वैल्यू लेते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं होता, इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो इसीलिए इसका उत्तर है आपका सी। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा नहीं है। तो कंटिन्यूअस वैल्यू भी नहीं देता है ये। डिस्क्रीट स्टेप आपको बताता है, बाइनरी सिस्टम यूज करता है। Is it necessary for transmitting antenna to be at same height as that of the receiving antenna for line of sight communication? अगर आप LOS कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो क्या जो हाइट है ट्रांसमिटिंग एंटीना की वो बराबर होनी चाहिए आपके रिसीविंग एंटीना से? एक टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना 81 मीटर लंबा है, टॉल है। कितना सर्विस एरिया ये कवर करेगा यदि रिसीविंग एंटीना ग्राउंड लेवल पे है? तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है इसका मतलब है ये है कि कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अगर आप लाइन ऑफ साइट की बात कर रहे हैं यहां से यहां, तो इसके बीच में कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि कोई इस तरीके से अंडुलेशंस नहीं है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन में ये जरूरी नहीं है कि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना दोनों एक हाइट पे हो, क्योंकि इनके बीच में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारा सिग्नल लॉस हो जाए या टकरा के वापस आ जाए या एटेन्यूएट हो जाए। दूसरा जो पार्ट है इसमें हाइट आपको दी है 81 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अब देखिएगा कि जो रेंज है, रेंज क्या है आपका? 2RH, ये आपका रेंज है। तो जो सर्विस एरिया होगा एंटीना का वो एरिया कितना होगा? पाई d², राइट। तो ये जो d है आपका आएगा, d की जगह रख दीजिए 2RH
बेसिकली ये डी स्क्वायर होता है, डी होता है √2RH, ये इसके बराबर होता है, राइट। दिस इज नॉट डी बट इट इज डी स्क्वायर, डी स्क्वायर होता है 2RH के बराबर, है ना। तो हम डी स्क्वायर की जगह 2RH रख दीजिए, तो पाई की जगह 3.14 2 आ गया। रेडियस ऑफ अर्थ हम ले लेंगे 6.4 × 10⁶, h हमने ले लिया एंटेना की हाइट। तो इससे आपका तकरीबन, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके का आपका आंसर आ जाएगा। एक कैरियर वेव है जिसका पीक वोल्टेज 12 वोल्ट है, ये हम यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिट करना है हमको मैसेज सिग्नल। क्या व्हाट शुड बी दी पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज क्या होना चाहिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, अगर हमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहिए 75%, तो एम्पलीट्यूड जो कैरियर वेव की है वो आपको 12 वोल्ट दी हुई, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 75% यानी 75/100 यानी कि आपका 0.75। जो एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटिंग वेव की वो हमें पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं जो MA होता है यानी कि हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स वो होता है EM/EC, या ये इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे AM/AC। तो AM/AC M के बराबर होता है, AM निकालना है तो M और AC को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.75 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 9 वोल्ट आ जाएगा। एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो स्क्वायर वेव है, ये स्क्वायर वेव आपके सामने है। अब CT दिया हुआ है 2 sin 8πt, कैरियर वेव जो है वो ये दी हुई, तो ये सिग्नल भेजना है, कैरियर वेव इसके ऊपर भेजना है, आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म बताना है और साथ में स्केच करना है और साथ में मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बताना है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले आप इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को देखिए कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो आपका 1 है ना, यहां से 1 है, तो 1 वोल्ट तो इसका AM यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आपका एम्पलीट्यूड हो गया 1। इसके बाद ये आपकी कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल का 2 sin 8πt है, तो ये जो होता है इससे रिलेट करिए A sin ωt + 5, कोई भी आपका साइनोसाइडल वेव होगा कुछ इस तरीके से होगा, तो A एम्पलीट्यूड होता है, यहां पर 2 है तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा AC 2 वोल्ट हो जाएगा, तो हमको दोनों के एम्पलीट्यूड मिल गए। इसके बाद अब टाइम पीरियड देखिए जो मॉड्यूलेटिंग वेव का है, देखिए यहां से यहां तक, यहां से शुरू होता है ये इस जगह से, और दोबारा इस जगह पे कैसे आता है, यहां से जाते हुए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक भी 1 है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से आपका कंप्लीट करने में आप ये 1 सेकंड लेता है, टाइम सेकंड में है इसीलिए, तो 1 सेकंड इसका टाइम हो गया। अब ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2π × f, फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, तो ओमेगा हो जाएगा 2π, f होता है 1/t, तो 2π/t। टाइम अभी हमने निकाला 1 सेकंड, तो यहां पर टाइम को 1 सेकंड रख दीजिए, तो ओमेगा जो m है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वो 2π आ गया। अब अगर आप इसको देखें इस वाले सिग्नल को, यहां पर जैसे मैंने कहा इसको आपको ओमेगा टी से मैच कराना है, तो ओमेगा टी और ये क्या है इसमें 8πt, तो ओमेगा कितना है 8π, ओमेगा हुआ 8π, तो ओमेगा कितना आया इसका 8π रेडियन। ओमेगा किसका आया, ये कैरियर सिग्नल का, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल का हमको दोनों का ओमेगा पता चल गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पता चल गया। तो सीधी सी बात है ओमेगा सी जो है वो चौथाई, क्योंकि ये 8 है, इसको हम 2 × 4 × 2π लिख सकते हैं, तो इस ओमेगा एम को यहां लिख दे, तो ओमेगा सी हो गया 4 गुना ओमेगा एम के बराबर। अब जो इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म होगा, एम्पलीट्यूड में क्या होता है कि जो कैरियर सिग्नल होता है उसको शेप लेना पड़ता है किसका, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कुछ इस तरीके का है हमारा, तो वही शेप होगा। तो आप देखिए पहले तो ये शेप देख लीजिए, इस तरीके से बनाइए, इसके ऊपर वो वेव आनी चाहिए जिसको हमें भेजना है, ये हो गया। अब ये कितने बनेंगे, अंदर की जो वेव है वो इस तरीके से है 8 sin आपका 2 sin 8πt वाली जो थी वो इस तरीके से, इसको इसके अंदर डालना है। लेकिन हमें ये पता करना है कि ये 1 सेकंड में इस टाइम में इसकी कितनी वेव्स डालनी होगी, वो हमें यहां से मिलेगा 4 गुना। जो फ्रीक्वेंसी है fc वो है आपकी, क्योंकि ये 2πf है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई वो भी 4 गुना आपकी f of m हो गई। तो आप देखिए एक बार जब ये कंप्लीट करेगा अपना यहां तक, फिर दोबारा यहां से शुरू हो रहा है ना, तो 1 2 3 4 वेव डालेंगे, यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में हम 4 वेव आपको 4 ये आपको दिखनी चाहिए।
कैसे? क्योंकि 4 गुना है, तो इसलिए यहाँ पर 0 से 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 तक आप इसके वेरिएशन कर सकते हैं और यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये आपकी अंदर की जो वेव है वो आपकी जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर वेव है, और उसके ऊपर ये जो फॉर्म आना चाहिए वो आपका ये वाला फॉर्म है। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना हो तो सीधा AM/AC कर दीजिए, AM 1 था, AC 2 था, तो 0.5 आ जाएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के लिए जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 10 वोल्ट है, जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो 2 वोल्ट है। आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, म्यू कहें इसको, MA कहें, बुक में आपके NCERT के बुक में MA है, इस तरीके से अलग अलग नाम दिए हैं। बेसिकली मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है और क्या होगा इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू यदि मिनिमम एम्पलीट्यूड आपका 0 वोल्ट होगा। तो इसमें देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि A max आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट, मिनिमम एम्पलीट्यूड यानी कि A minimum दिया है 2 वोल्ट। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे निकालते हैं? MA, A max माइनस A minimum बाय A max प्लस A minimum। तो ये दोनों को एक बार घटा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को जोड़ के, तो ये आपका आ गया 0.67 करीब आएगा। अगर मान लीजिए A minimum आप 0 रख दें, इस जगह पे 0 रख दें, दूसरा जो पार्ट है सवाल का, तो A max बाय A max यानी कि ये दोनों कट जाएंगे, 1 आएगा। इकोनॉमिक रीजंस के कारण केवल जो अपर साइड बैंड है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का वो ट्रांसमिट किया गया या ट्रांसमिट किया जाएगा, लेकिन रिसीविंग स्टेशन पे एक फैसिलिटी है ताकि जनरेट किया जा सके कैरियर को। आपको बताना है कि यदि डिवाइस अवेलेबल हो जो मल्टीप्लाई कर सकता है 2 सिग्नल को, तो ये पॉसिबल है कि हम रिकवर कर सके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिसीवर स्टेशन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए WC और WS ये आपके फ्रीक्वेंसी है, ये कैरियर वेव की है, ये आपकी सिग्नल वेव की है। सिग्नल वेव जो है वो एक्चुअल हमारी इंफॉर्मेशन है, कैरियर जो है उसको कैरी करके ले जाएगा। तो जो सिग्नल रिसीविंग स्टेशन पे क्या मिलेगा आपका? V = V1 cos, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ωc प्लस ωst, इन दोनों का फॉर्मेशन है ना। अच्छा, ये y = A cos ωt और y = A sin ωt, ये फॉर्म होते हैं, वे फॉर्म होते हैं। तो हम V को कहते हैं कि चलिए V = V1 है, सिग्नल है, cos ωc प्लस ωs ये जरूरी है क्योंकि ये रिसीविंग स्टेशन पे इन दोनों का जोड़ मिलेगा। जो वोल्टेज है वो क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज केवल कैरियर वेव का लेंगे, तो केवल WC वाला अगर लेंगे, यहाँ पर रखिए, इसमें हम मान लीजिए इसको बोलते हैं VC है हमारा, और ये cos ωc कर दीजिए, तो VC cos ωct हो गया। ये आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया आपके कैरियर वेव का, ये सिग्नल आपके रिसीविंग स्टेशन का हो गया। अब हम करेंगे क्या? V और Vin, जो हमारा V था और जो ये दोनों की बात मैं कर रहा हूं, ये V हमने कहा, ये V है, ये Vin, तो हमको दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? V1 cos ωc प्लस ωst डॉट, ये आपका VC cos ωct। V1 और VC को जरा बाहर ले आइए। अब ये cos और cos को मल्टीप्लाई करिए। अब cos और cos के आगे 2 लगा दीजिए, राइट। अब 2 cos A प्लस बी और A माइनस बी, इस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या होगा? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये आपका पूरा A हो गया, ये पूरा B हो गया। इसको पूरा A लेंगे, इसको पूरा B लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी लगा देंगे, क्योंकि 2 cos A cos B यही होता है। अब इसको जब हम लेंगे तो हम देखेंगे कि जो कैंसलेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें तो ये 2 ओमेगा जुड़ जाएगा, ओमेगा सी 2 हो जाएगा, ये ओमेगा एस आ जाएगा। इसमें क्या होगा? ये ओमेगा सी और ओमेगा सी कट जाएगा, यानी कि cos ओमेगा एस टी, ये आपका फाइनल बना, है ना। ये 2 हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर 2 जोड़ा ना, इसलिए 2 नीचे किया, तो ये आ गया। रिसीविंग स्टेशन पे जो लो पास फिल्टर है वो केवल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करने देगा। इसका मतलब वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कि WS जो एक्चुअल सिग्नल है उसको रोक लेगा। तो रिसीविंग स्टेशन पे हम ये देख सकते हैं कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है यानी कि V1 VC, और क्या मिलेगा हमको? WC तो लेगा ही नहीं वो, है ना। अब WC अगर वो नहीं लेगा तो cos, अब देखिए ये चीज क्या आ गई? क्या WS बचा? तो आपका V1 VC केवल cos ओमेगा ST ये आपका मिलेगा, जो आपका सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, यही चीज आपको मिल जाएगी। तो ये सवाल जवाब हुए इस डिस्कशन के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।